फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे एडिटोरियल्स में। पहला टॉपिक होगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो कल बताए थे ना कि G20 में ये भी चर्चा चला है बायोफ्यूल से रिलेटेड, कल बताए थे, और ये भी बताए थे कि आने वाले समय में इसका एक अलग से एडिटोरियल्स आएगा। तो देखो आज है वो। अब भारत ने ही इनिशिएटिव लिया है। अब कितना इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल, है कि नहीं बताओ तो। जो हम अभी कन्वेंशनल फ्यूल यूज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं पेट्रोल है, डीजल है, वो जितना हम कंजम्पशन करेंगे उतना ही नुकसान होगा उसका। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है, अनहेल्दी चीज़ है वो। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। और यदि जितना हम कन्वेंशनल में बायोफ्यूल मिक्स करेंगे उतना बेटर है। इसलिए भारत सरकार ने बोला है कि 2025 और 26 तक 20% क्या करेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे हम पेट्रोल में। सही बात है ना। हाँ, तो यहाँ पे वही बात है कि 1G जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, 2G जनरेशन, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो भी चर्चा होगा। और कितना कंट्री, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, वाटर का क्राइसिस है क्या? हाँ, वाट प्रॉब्लम, तो छोड़ दो ना, उसको बंद कर दो ना, उसको रख दो साइड में। समझ गए। तो ये भारत का ही इनिशिएटिव है, समझेंगे इस चीज़ को। 338 देखो, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये एक तरह से लग रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का जो 8-10 साल पहले जो स्टार्ट किया था, आज जिसके वजह जानते हो ना, चाइना ने बहुत ही बड़ा एरिया को पाई कर लिया अपने ट्रेड में। उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को आगे लाया गया। मैं इसको बनाने वाला, जो इनिशिएटिव लेने वाला, वो यूएसए है। यूएसए का एक तुम्हारा G7 कंट्री है, जिसमें यूएस रहेगा सबसे आगे। तो उसी के रास्ते में ही तुम्हारा ये कॉरिडोर बनेगा। क्या है अंदर समझेंगे। इसमें नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड भी होने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड का मतलब क्या होता है, इसमें पावर ग्रिड का भी सप्लाई का बात है, पावर ग्रिड सप्लाई का बात है, इसमें इंटरनेट का भी बात है, बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर। तीसरा देखते हैं, अच्छा कल बताए थे ना क्रिप्टो करेंसी को लेके भी रेगुलेशंस हुआ है, उस चीज़ को लेके ही बातचीत चला है G20 में। क्रिप्टो करेंसी जानते हो ना, हाँ, जो कि बॉर्डरलेस है, वो कहीं से भी ट्रांसमिट हो सकता है, कहीं से भी जा सकता है, आ सकता है। डिजिटल करेंसी जिस पे RBI का रेगुलेट ना हो, हमारे कंट्री के यदि बैंक के हिसाब से मैं बोलूँ तो, जैसे अभी जो तुम UPI जो करते हो, तो वो तो RBI रेगुलेट करती है उसको, इसलिए RBI के लिए वो सरदर्द नहीं है। RBI के लिए सबसे बड़ा शर्त है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन आते हैं, बहुत सारे कॉइन सब आते हैं। तो यदि बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा एक्सचेंज होना शुरू हो जाए तो ये कंट्री के लिए बहुत खतरा है। तो इसलिए G20 में इस बात को रखा गया पटल पे कि कुछ न कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। और हम जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, कि बहुत ही आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज का मतलब है कि भारत यदि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त है, तो बहुत सारा ऐसा कंट्री है बिल्कुल नर्म है, तो ऐसे कंट्री में फ्लरिश हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने सेल कंपनी के बारे में भी देखा है, टैक्स हेवन सब देखा है, जैसे पनामा सब टैक्स हेवन कंट्री है कि नहीं है, जिसकी वजह से बहुत टैक्स चोरी होता है, यहाँ से तुम्हारा चला जाता है। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग भी एक तरह से टैक्स ही चोरी होता है। इसमें क्या है कि वहाँ पे सेल कंपनी में चला जाएगा तो लेडिंग होता है, पता ही नहीं चलता है कि कंपनी कहाँ आगे बढ़ रहा है, और तुम्हारा धांधलीबाजी होता है, करप्शन होता है। ऑन सिमिलर लाइन क्रिप्टो करेंसी भी यही प्रॉब्लम है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में जो रेगुलेशन हो, बहुत तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो इससे करप्शन, इससे टेररिज्म, इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। बात समझे। तो यही 3 चीज़ को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो 337 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया था, देख रहे हो बच्चे लोग। अब तो तुम लोगों का पेपर भी आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पे। यही सब चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया को बंद कर दिया और इंडियन एक्सप्रेस को मैंने स्टार्ट कर दिया है। लाभ लो पेपर का, पेपर आ रहा है बाबू, खाली ये अंदर मुँह डालने के लिए थोड़ी आ रहा है। पहले ही पढ़ो ना, प्रिडिक्ट करो, पहले ही पढ़ती हो तो खुश होने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। ऐसा चेहरा होना चाहिए, सर नहीं पढ़ते हैं, मुँह ऐसे होना चाहिए। पढ़ा करो बच्चे लोग, पढ़ लो कि तुम्ही लोगों को विद्वान बनना है। हमको जितना बनना था हम बन गए, तुमको ज़्यादा बनना होगा हमसे, तभी ना IAS बनोगे। तब फिर तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अब समझते हैं। देखो स्टूडेंट,
अब हालांकि G20 के समिट में ये भी चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा कंट्री ऐसे भी कंट्री होंगे जो G20 के मेंबर नहीं होंगे मगर अलायंस का हिस्सा होंगे। आई रिपीट, G20 का कंट्री का मेंबर बताए हैं कल, मुझे रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मोलू समझ में आ रहा है ना, G20 के बारे में बताया है मैंने। अब कल पढ़ाएं, आज भूल जाओगे तो बाबू कभी जीवन सफल नहीं बन पाएगा। वो कम से कम उतना आइडिया होना चाहिए कि कल जो पढ़ाया गया है वो चीज़, क्योंकि अभी G20 ही आएगा बहुत सारा न्यूज़। तो G20 में तब तुम लोग कल मेंबर कंट्री बताया गया और एक ब्लॉक के बारे में ही बताया गया। अब तो एक ब्लॉक और भी ऐड हो गया, यूरोपियन ब्लॉक प्लस अफ्रीकन ब्लॉक, अफ्रीकन यूनियन जिसको कहते हैं हम लोग। अब इस बात को समझो कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसमें जो ही नहीं कि वही सब कंट्री प्रेजेंट होगा जो तुम्हारे G20 में, बाकी कंट्री भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे बांग्लादेश देखो, इटली देखो, US देखो, समझ गए ना। तो इंडिया और भी बहुत सारे लीडर, सिंगापुर है G20 में, नहीं इंडोनेशिया है आसियान कंट्री से, याद आया। तो देखो इसलिए स्टूडेंट, इंडिया के साथ साथ और भी कंट्री थे उसमें जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, वो भी आए, पार्टिसिपेट किए, ये भी बड़ी बात है। और ये जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया, भारत का इनिशिएटिव है ये, बड़ी बात है ना। भारत ने ये भी एक अलग से लॉन्च कर दिया है। और इसमें कौन से कंट्री ने भागीदारी दिखाया है? तो सिंगापुर, इंडिया तो है ही, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE। और इसमें कुछ कंट्री जो G20 का भी मेंबर है, जैसे देखो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, USA है कि नहीं बताओ। तो ये सब मेंबर तुम्हारे G20 का भी है, बात समझे। और बहुत सारे कंट्री G20 का मेंबर नहीं भी है। तो ये होगी। देखो अब इसका मेन पर्पस क्या, आखिर ये इस तरह का अलायंस करने की क्या जरूरत है? बच्चे लोग, मैंने बता दिया ना कि बायोफ्यूल क्या होता है। अभी देखो, अभी जो नॉर्मल जो फ्यूल यूज़ करते हैं, तो क्रूड जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल को प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे बच्चा लोग रिफाइनरी जो है, आज बरौनी रिफाइनरी देखते हो, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट तो है ही, ये रिफाइनरी भी है। रिफाइनरी का मतलब कि कच्चा तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है, और वही पेट्रोल और डीजल तुम लोग बाइक में लेके चलते हो इधर उधर, यानी कि व्हीकल में काम आता है वो। तो समझ गए ना, ये तो कच्चा तेल होना चाहिए तुम्हारे पास। तो कच्चा तेल तुम मंगवाओ बाहर से। बाहर कहाँ से मंगवाते हो? अभी रिसेंट टाइम में रसिया से खूब मंगवाए हैं हम लोग, बहुत, क्योंकि वही फ़ायदा था, बहुत कॉस्ट कम था, इसलिए वहाँ से मंगवा रहे थे। हाँ, ईरान से बिल्कुल, ईरान से बहुत कम हो गया, पहले ईरान से खूब मंगवाए। इराक से, इराक हमेशा फर्स्ट रहा है भारत का, फिर सऊदी अरब रहा है, ठीक है। अब तो US भी अच्छा खासा दे रहा है, बट महंगा है वो वाला, इसलिए हम रसिया से बहुत ज़्यादा मंगवा रहे हैं अभी, है ना। तो आप समझो क्या नुकसान। अब देखो, ये सब एनर्जी सिक्योरिटी का विषय है स्टूडेंट, और इन्वायरमेंट का भी विषय है। यदि हम ऐसा कच्चा तेल को मंगवाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, आप यूज़ करेंगे व्हीकल्स में, तो यहाँ से तो कार्बन एग्जॉस्ट बहुत हो रहा है, ग्लोबल ग्रीन हाउस निकल रहा है। जितना ग्लोबल ग्रीन हाउस निकलेगा उतना इन्वायरमेंट के लिए खराब है कि अच्छा है? बताओ, खराब है, बहुत खराब चीज़ है वो। तो बट इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ काइंड ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब क्या? वो फ्यूल जो कि बायो चीज़ से क्या, कार्बन से यूज़ किया जाए। कार्बन कहीं से भी हो सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे याद करो, भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके बोला है शुगर कैन जूस, अब बी हैवी मोलासिस, सी हैवी मोलासिस, है ना। मेज से भी निकालने का बात है, वही कौन से निकालने का बात था। इससे पहले देखो भारत सरकार क्या कर रही थी, जो भी सरप्लस में राइस था उसको डाइवर्ट कर रहा था ना। अभी भारत सरकार ने क्या बोला कि अब नहीं करेंगे। FCI ने कहा ऑन द बिहाफ ऑफ भारत सरकार, बोला ना कि अब नहीं करेंगे डाइवर्ट, क्योंकि हमारे कंट्री में फूड इनसिक्योरिटी हो गया है। बात समझो इस चीज़ को, बात समझ गए ना। हाँ, तो यहाँ पे बायोफ्यूल का होना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि बायोफ्यूल केवल एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और कितना तुम कंट्री पे डिपेंडेंट रहेगा रे, कंट्री पे डिपेंडेंट रहेगा, कितना पैसा जाएगा तुम्हारा, जाएगा नहीं? फॉरेक्स तुम्हारा जाएगा कि नहीं जाएगा? इंपोर्ट कवर तुम्हारा बढ़ेगा, यानी मतलब बहुत पैसा जाएगा, तुमको डॉलर में देना पड़ता है, तब आता है वो। अब पहले ही कंट्री का ऐसा व्यवस्था बना लो बायोफ्यूल का कि तुम्हारे कंट्री में क्या नहीं है, 1G 2G सब तरह का जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स हो सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी और विकसित करना पड़ेगा, इसी के लिए तो हम कर रहे हैं ये चीज़। देखो तो ये क्या फ़ायदा होगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से, क्या फ़ायदा होगा कि इससे बच्चे लोग ग्लोबल लेवल पे ना एक तेज़ी आएगा बायोफ्यूल में, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, क्योंकि ग्लोबल कॉपरेशन होगा तो टेक्नोलॉजी आएगा ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होंगे, है ना। बहुत बढ़िया से बायोफ्यूल्स को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाएगा, एक रोबस्ट स्टैंडर्ड बनेगा, सर्टिफिकेशन बनेगा, बहुत तरह के स्टेक होल्डर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये व्यापक बन जाएगा। जब व्यापक बन जाएगा तो बहुत बड़ा बिजनेस भी बनेगा, और जब बिजनेस बनेगा, भारत बहुत बेहतरीन काम करेगा, भारत का साख भी बढ़ेगा, और जितना भारत का साख बढ़ेगा उतना भारत को फायदा है, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझ गए? और इतना ही नहीं,
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तुम्हारा एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज के रूप में भी काम करेगा। क्या होता है, किसी को रिसर्च करना है ग्लोबल अलायंस के बायोफ्यूल के बारे में, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाकर मांग लो बायोफ्यूल अलायंस से, उसका अपना एक प्लेटफॉर्म है। कुछ तुम एक्सपर्ट वाला एडवाइस चाहिए जाकर मांग लो। देखो केवल वो अपना ही स्वार्थ तक नहीं रहेगा, पूरा दुनिया में इंफॉर्मेशन देगा, तो वो एक तरह से सेंट्रल लाइब्रेरी बन के भी काम करेगा। लाइब्रेरी जहाँ पे सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, तो एक तरह से इंफॉर्मेशन भी आपको देगा वो, समझे, और एक्सपर्ट हब के रूप में भी काम करेगा। ये एक कैटालिटिक प्लेटफॉर्म है, यानी कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाना। कैटलिस्ट का काम यही होता है जी, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या काम होता है, रिएक्शन को आगे प्रोग्रेस करना। तो ये भी कैटालिटिक प्लेटफॉर्म के रूप में ही काम करना चाहता है, ताकि तुम्हारा एडवांसमेंट आए, टेक्नोलॉजी आए बायोफ्यूल के ऊपर। और क्योंकि बायोफ्यूल जितना अच्छा बढ़ेगा उतना ही इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा पेरिस एग्रीमेंट में चर्चा की है हम लोग कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, कम से कम यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देंगे। तो भाई सब रिन्यूएबल एनर्जी ही तो है आपका। और जानते हो जब इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा, बायोफ्यूल का एक एग्जाम्पल इथेनॉल है, जब जितना इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा उतना ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ेगा और उतना ही बेटर होगा आपका एफिशिएंसी भी फ्यूल का। हम क्या बोल रहे हैं कि 2025 और 26 तक बच्चे लोग क्या करेंगे, पेट्रोल में 20% हम इथेनॉल मिलाएंगे। इससे फायदा हुआ ना, पहले 100% तुम मंगवा रहा था, बुढ़बक लोग पहले 100% मंगवा रहा था, अब 20% तुमको मंगवाने की जरूरत नहीं है, 20% तुम अपना कंट्री में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो तुमको कितना फायदा हुआ। आने वाले समय में उसको और बढ़ाते चलो। अभी दुनिया में जो सब ज़्यादा बायोफ्यूल यूज़ करता है वो यूएस से है, उसका फिर ब्राज़ील है, क्योंकि हमको पता है कि ब्राज़ील में शुगर कैन जो है तुम्हारा बहुत डाइवर्ट होता है, और उसी मॉडल को देखते हुए भारत में भी शुगर कैन जूस को डाइवर्ट किया जा रहा है तुम्हारा उसके लिए, बायोफ्यूल के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इस बात को रखा गया कि भारत की अगुवाई में क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को हम सेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो 19 कंट्रीज, इसमें 19 कंट्रीज शामिल है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारा इस बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा है। तो देखो GBA में देखो क्या है बता दिया ना स्टूडेंट। और उसमें देखो जो G20 का जो मेंबर्स है, तो अर्जेंटीना मैं बता चुका हूँ, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इटली, ये सब भी है जो कि G20 का भी है। अब बहुत सारा कंट्री तुम्हारा बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर हो गया, तो G20 का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली नहीं ना जी, सिंगापुर बिल्कुल नहीं है G20 में। सिंगापुर बताए थे कल बताए थे, इंडोनेशिया है। हाँ, तो और एट द सेम टाइम जो बोल रहे हैं कि 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक भी इसका मेंबर बन गया। बताओ इससे खुशी के बाद क्या हो सकता है, वर्ल्ड बैंक पूरा दुनिया को पैसा देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इस तरह बहुत सारा एजेंसी है। देखो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो इस तरह का 12 संस्था भी इसका हिस्सा है। तो पावर बढ़ेगा ना। जब दुनिया का इतना बड़ा संस्था आपका इस अलायंस का हिस्सा हो, तो आपका जो रेलेवेंस है वो और बढ़ जाता है, इस ग्रुप का रेलेवेंस और बढ़ जाएगा। अब थोड़ा आंकड़ा समझ लेते हैं, दुनिया का आंकड़ा समझ लेते हैं। आखिर क्या स्थिति है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, मतलब दुनिया में, मतलब बायोफ्यूल कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो जो जितने भी GBA मेंबर्स हैं, बताएं कितने मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज प्लस इंडिया, 20 मेंबर्स होगा, 19 प्लस इंडिया। तो ये 20 कंट्री, देखो यही लोग ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है, यही लोग ज़्यादा कंज्यूमर भी है। बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स देखो कितना प्रोडक्शन करता है, 50 दुनिया का 50% से अधिक, या 50%, लगभग 50% यूएस से प्रोड्यूस कर रहा है। समझ रहे हो ना, ये बायोफ्यूल में भी आगे है ये सब। ब्राज़ील देखो लगभग 30% है, इंडिया केवल 3% ही प्रोड्यूस करता है। समझे, तो मैं यदि यूएस और ब्राज़ील दोनों कंट्री को जोड़ूं तो समझ रहे हो ना, 80% यही लोग कर रहा है। हाँ, इंडिया लाइन में लगना चाहता है, इंडिया भले ही कम प्रोड्यूस करता है, मगर इंडिया चाहता है कि इस पर वो काम करे, क्योंकि उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है, उसको एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करना है। वो जो पैसा दे रहा था क्रूड ऑयल कच्चा, तो वो घटाना है। तो सब पॉइंट ऑफ व्यूज देखो कि इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल है, इसलिए इंडिया यहाँ पे लीडर बन के उमड़ा है। G20 प्रेसिडेंसी में वो अपना ये भी रूप दिखा रहा है। बात समझे। एक तो कल हमने बताया था ग्लोबल साउथ के लिए कितना मुखर हो गया भारत, है ना, और यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री को झुकना पड़ा, एक स्टेप नीचे होना पड़ा। तो यहाँ पे समझो, तो 85, देखो इसका मतलब तीनों कंट्री को जोड़ो, यूएस को, ब्राज़ील को और इंडिया को, तो 85% प्रोडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब 80% तो यही दो कंट्री कर रहा है, इंडिया का थोड़ा सा 3% है। हाँ, जहाँ तक कंजम्पशन का बात है तो ये 3 कंट्री में ही 81 भी होता है। तो ये भी बात जाहिर हो गया, जिस कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसी कंट्री में कंजम्पशन भी उतना ही हो रहा है। और यदि मास लेवल पर प्रोडक्शन हो तो मास लेवल पर कंजम्पशन भी होगा, और जितने कंट्री इसमें जुड़ेंगे तो व्यापार बनेगा ना, बड़ा व्यापार बनेगा। टेक्नोलॉजी, अब देखो यूएस के पास कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी होगा, इंडिया में आएगा, इंडिया के पास भी बुद्धि होगा, उधर जाएगा, एक बिजनेस भी क्रिएट होगा। समझे, एक नॉलेज एक्सपर्ट हब भी बनेगा, बहुत सारा चीज़ सब। देखो
अभी 2022 का आंकड़ा देखोगे तो लगभग 100 बिलियन का इसका मार्केट रहा है। तो आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारा ध्यान केवल रिन्यूएबल एनर्जी पर रहने वाला है। तो जो भी आदमी, जो भी एंटरप्रेनर रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, उसका जीवन सफल है बाबू, वो बहुत फायदे में है, आने वाले समय में बहुत फायदे में रहेगा वो। जैसे ई व्हीकल्स पे कोई काम कर रहा है, देखते हो ना, अभी ई व्हीकल्स पे काम करता है ना, तरह तरह के ई व्हीकल्स बना रहा है लोग सब। आगे यदि हिट कर गया मार्केट में तो बहुत फेमस हो जाएगा वो, समझे। यहाँ पे देखो, अब भारत का प्रेजेंट स्टेटस के बारे में तुम जानते हो। हाँ, मैं कई बार पुराने एडिटोरियल में तुम लोग बता चुका हूँ। नवंबर 2022 को ही हमने 10% ब्लेंडिंग अचीव कर लिया, इथेनॉल ब्लेंडिंग। हमारा कितना एम है 2025 और 26 तक 20%, तो हम 10% अचीव कर चुके हैं। हाँ, तेजी से ही बढ़ेगा, डोंट वरी, अच्छा चल रहा है, इसको खराब नहीं बोलते हैं। अब बताओ, हमने बहुत सारा किया कि नहीं किया। हमने जैसे एग्जाम्पल देखो, शुगर कैन जूस से ठीक है, राइस से भी कर रहे थे, राइस से बहुत हो रहा था, मगर राइस को भी मना किया गया, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी के लिए भारत में फूड को लेकर दिक्कत हो गया था, जानते हो नहीं था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वो बोला कि अभी मत करो, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, मानसून धान है, कितना उसमें वेरिएशंस है। और हम जानते हैं मेज से भी बनाया जा सकता है। बस सबसे बड़ा भारत के लिए चैलेंज ये है बच्चे लोग, कि कैसे सेलुलस से बनाया जाए, मतलब 1G जनरेशन कैसे करें। जैसे बायोफ्यूल का जनरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे बड़ा पंगा ये है कि जो तुम्हारा बर्बाद फूड सब है, जैसे वेस्ट मटेरियल से कैसे डेवलप करें, और उससे भी डेवलप होता है बायोफ्यूल, मगर उसके लिए टेक्नोलॉजी होना पड़ेगा आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बट इस तरह का यदि ग्लोबल कॉपरेशन करोगे, टेक्नोलॉजी आएगा ना, फायदा होगा। देखो सरकार का मानना यह है कि सरकार बिल्कुल ट्रैक में है, इथेनॉल ब्लेंडिंग वो 20 तक कर देगा टाइम साथ। और एट द सेम टाइम भारत केवल इतना ही, बायोफ्यूल का मतलब केवल इथेनॉल पे ही फोकस नहीं है, बायोडीजल पे भी फोकस है। हाँ, बायोडीजल में उतना हम तरक्की नहीं कर पाए, वो विषय दूसरा है। वहाँ ध्यान तो हमारा बायोडीजल में, यानी कि डीजल में भी तुम्हारा वो इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का बात था। बायो वाला चीज़, यानी कि जो भी कार्बन से रिलेटेड जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसका चीज़ मिक्स करने का बात था। हाँ, बायोडीजल भारत में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, इस बात को तुमको मानना पड़ेगा। एट द सेम टाइम नेचुरल गैस वाला भी है चीज़। नेचुरल गैस समझते हो ना, गोबर गैस वाला जो होता है, बायो गैस वाला, वो भी तो आपका एनर्जी का काम है। देखो ये, अच्छा ये बताओ, रूको प्रोग्राम याद है तुम लोग को, जो इकोनॉमिक्स में बताया गया था, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल वाला, उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। रूको प्रोग्राम बताया गया था तुम लोग को, FSSAI का भी बताया गया था, बहुत पहले बताया गया होगा। तो रूको प्रोग्राम है। एट द सेम टाइम नेचुरल गैस, बायोगैस को भी बढ़ाने के बाद सब ये तुम्हारा इसमें आएगा, बायोफ्यूल में आएगा। अब बायोफ्यूल का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारा इथेनॉल ब्लेंडिंग है बच्चे लोग। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी में है वो। तो एट द सेम टाइम बायोडीजल वाला भी कॉन्सेप्ट है, एट द सेम टाइम तुम्हारा बायोगैस वाला भी है, तुम्हारा वही कंप्रेस गैस जो बोलते हैं इसको। तो देखो यहाँ बताया गया कि बायोगैस कुछ भी हो सकता है, रिन्यूएबल फ्यूल जो डिराइव हो तुम्हारा प्लांट के बायोमास से, या एग्रीकल्चर से, एनिमल्स से, डोमेस्टिक, कहीं से भी बायोगैस से हो सकता है, समझे। तो जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं ना, तो आपका प्लांट से हो गया, क्रॉप से हो गया, समझ गए, राइस से करते हैं ना। बस सबसे बड़ा हमारे लिए ये होना चाहिए कि कैसे हम लोग जो वेस्ट मटेरियल्स है उससे कैसे हम डिराइव करें, क्योंकि हमारा इंडिया में ऐसा बहुत सारा सामान है जो कचरे में पड़ा हुआ है। यदि वहाँ से भी हम कचरे से भी, वेस्ट से भी एनर्जी वाला टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, और एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगा हमारा, और डॉलर जो हम बाहर दे रहे हैं वो भी कम होगा। देखो तो इंटेंशन क्या है स्टूडेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल का अलायंस का इंटेंशन क्या है, तो मैं तुमको बता चुका हूँ। इसका इंटेंशन क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब एक वैल्यू चेन सिस्टम बनाना, किसके लिए, ये बायोफ्यूल के लिए। टेक्निकल सपोर्ट देना अपने नेशनल प्रोग्राम के लिए, और बाकी जगह से सीखना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, एक बहुत बड़ा डिमांड और सप्लाई वाला सिस्टम क्रिएट करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को जोड़ना। तो ये पूरा हम इकोसिस्टम हम विकसित करना चाहते हैं पूरा दुनिया में, यही तुम्हारा मेन पर्पस है। हाँ, समझ गए नहीं, वही सब चीज़ अलग अलग भाषा में लिखा गया, मैं सरल भाषा में तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोड होना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो इन्वायरमेंट के साथ कोप करके चल सके, और ट्रेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए, एक्सपोर्ट हब होना चाहिए, सभी चीज़। आगे देखो, तो हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है वो क्या बोलते हैं, हाँ वो क्या, बट उससे पहले मैं तुम लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि इतना आसान है, प्रॉब्लम्स हैं इसमें। बायोफ्यूल बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स, जैसे नीचे देखोगे जो तुम्हारा ब्लैक कलर में लिखा गया, उसमें बोला कि देखिए फीड स्टॉक सप्लाई इशू है। अभी जब राइस को आपने डाइवर्ट कर दिया तो इतना हो हल्ला हुआ कंट्री में, राइस को कैसे कर दिया सरकार ने,
राइस पीडीएस से इतना इतना खरीदता है, उसको दे रहा है, सस्ता में दे रहा है, वहाँ डाइवर्ट हो रहा है। बताए थे ना, बाहर से खरीदने में लगभग 30 रुपये लगता है, वो 21 रुपये में तुम बेच रहे हो ओपन मार्केट में। समझ गए ना? तो वहाँ पे 7-8 रुपये का नुकसान हो रहा है आपका। तो क्रिटिक्स ने बोला ही था कि जिस कंट्री में खाना का लाला पड़ा हुआ तुम वहाँ पे डाइवर्ट करोगे, गलत बात है। और दूसरी बात है कि तुम राइस कुक कर रहे हो, राइस को बाबू एक तुमको पता है ना, 1 केजी राइस बनाने में तुम्हारा लगभग तुम्हारा 4000 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसलिए अशोक गुलाटी ने कहा था ना कि राइस बेच नहीं रहे हो, पानी बेच रहे हो आप। तो ऐसा क्रॉप जिसमें पूरा दुनिया भर का पानी लगता है, उसको उगा के तुम इथेनॉल ब्लेंडिंग करो, कोई बुद्धिमानी वाला चीज़ है क्या? तुम तो इन्वायरमेंट को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दूसरी बात है शुगर कैन जो से तुम डाइवर्ट कर रहे हो, तो शुगर कैन में तुम्हारा 2000 लीटर लगता है, 2000 से 2500 लीटर लगता है एक तुम्हारा वो बनाने में, मतलब हाँ 1 kg ऑफ शुगर कैन के लिए। तो ये भी समझना होगा। तो फीड स्टॉक सप्लाई का भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वही है मतलब। हाँ, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, यदि आपके पास टेक्नोलॉजी होता तो सड़ा हुआ चीज़ से तो बना सकते थे आप बायोफ्यूल, आपके पास नहीं है, वो आपके लिए कॉन्स्टेंट है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये भी प्रॉब्लम है। कब से हम बायोडीजल का बात कर रहे हैं, ठीक से काम ही नहीं हो रहा है। रुको प्रोग्राम कब से बात हो रहा है, वो वहाँ से डिराइव ही नहीं हो रहा है। तो पॉलिसी पैरालिसिस भी है इसमें, समझे। और फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कोई मुंह उठा के बोलेगा जाके एसबीआई में कि हमको पैसा दो, हमको बायोफ्यूल वाला स्टार्टअप बनाना, कोई देगा तुमको? नहीं देगा। तो भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए कि ऐसे स्टार्टअप को, ऐसे कंपनी को क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में जोड़ के और बेहतर तरीके से वो लोग को फाइनेंस करना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम है, समझे। तो देखो, बट एक्सपर्ट का ऑलवेज होप फॉर द पॉजिटिव। एक्सपर्ट का मानना है कि बिल्कुल जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये बिल्कुल बायो एनर्जी जो है हमारा एमर्जिंग इकोनॉमिक्स के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है कि नहीं, सिंगापुर सब भी है, बड़ा बड़ा कंट्री है, सबके लिए बहुत फायदेमंद पहुंचाएगा, समझे। ये एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आया है बायो एनर्जी सेक्टर में। इसका बहुत फायदा होगा। एक तो तुम्हारा 2 गोल इसका सर्व होगा, एक तो कार्बन बहुत कम रिड्यूस इमिशन होगा, तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है कि नहीं है। दूसरी बात है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारा घटेगा। अभी कच्चा तेल तुम मंगवा रहा है कि नहीं मंगवा रहा है? हाँ, अभी तुम 100 यूनिट मंगवा रहा है, कल के दिन में हम केवल 80 यूनिट मंगवाएंगे, 20 यूनिट हमारा तुम्हारा इथेनॉल बन के तैयार है। कितना पैसा बचेगा हमारा, है ना? तो ये भी होगा। हाँ, इसमें क्या बोला है कि कैसे वर्क होगा। सबसे बड़ी बात है, हाई पोटेंशियल मार्केट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको, ये कहाँ पे ये ज़्यादा चलेगा, उसके बारे में सर्वे मैपिंग करना पड़ेगा। हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ है ही नहीं, मार्केट बनाया भाई, मार्केट तब बनेगा जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगा। टेक्नोलॉजी, जैसे यूएस देखो नंबर 1 है ना प्रोडक्शन में, नंबर 1 है कि नहीं है, 52%। ब्राज़ील भी नंबर 1 है, 30%, बहुत बेहतरीन है। टेक्नोलॉजी लाओ वहाँ से। तीसरा क्या है, हाँ, सस्टेनेबल फ्रेमवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बंद कर रहे हो और इन्वायरमेंट, अब तुम राइस से कर रहे हो, बच्चे लोग तुम राइस से कन्वर्ट करो इथेनॉल को, क्या ऐसा कन्वर्जन किस काम का? यदि तुमको सच में ही कन्वर्जन करना है तो तुम वेस्ट मटेरियल से करो, तुम बायोगैस से करो, समझ लेते। ये सभी चीज़ है। तो देखो इससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे मान लो कि तुमने कहा कि पुआल से करना है, पुआल मतलब जो स्टबल होता है, स्टबल जानते हो ना, तो काटना पड़ता है, छोटे छोटे जो होते हैं, धान वाले जो होते हैं। अब तुम बोल दोगे किसान को कि तुम्हारा वो पुआल से बनेगा, इथेनॉल बनेगा, वो तुम्हारा बायोफ्यूल बनेगा, वो कितना खुश हो गया। उसको जलाना पड़ता था, अब वो बोले ठीक है हम बढ़िया से काट के देते हैं, पैसा आएगा हमको। रूरल इकोनॉमी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसान को फायदे हैं। देखो इसलिए बोला रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगा, इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम वो खत्म होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, एयर क्वालिटी अच्छा होगा आपका, है ना, फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, हाँ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सब और आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल कॉपरेशन आएगा। ये इससे बहुत फायदा होने वाला है भारत को, और पूरा इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को ही फायदा होने वाला है, 20 कंट्रीज को ही फायदा होने वाला है। समझ गए ना? कदम आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन है बच्चे लोग। जीएस पेपर 2 से भी है ना ये, इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था 10 सितंबर को, ठीक है, हाल फिलहाल में आया। देखो अब चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके बारे में मुझे क्या बोलना तुम लोग को। पूरा यूरोप को कवर कर ही दिया है, बढ़िया से यूरोप को कवर किया है ना स्टूडेंट लोग, एशिया को तो कवर किया ही है, यूरोप को भी कवर किया है और अफ्रीका को भी कवर किया है। चाइना क्लाउड तो हर जगह ही है। कल भी तुम लोग को बोल रहे थे कि जब जो गुड जेस्चर जो कमाया है भारत ने G20 में किसको शामिल करके, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके, उसका फल देने वाला समय आ चुका है, बताए थे ना। बट हाँ, चाइना को कम्पीट करना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ऐसे कंट्री पे। हाँ, ये अलग बात है, चाइना को लेकर वहाँ पे विरोध है, क्योंकि उसका बहुत सारा प्रोजेक्ट तुम्हारा एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया, यानी कि वो तुमको फल नहीं दे रहा वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है। अरे कहीं पे बना दिए, दुकान खोल दिए, कुछ भी खोल दिए, वहाँ भीड़ ही नहीं लग रहा है, तो क्या काम का है वो दुकान, वो उसे इकोनॉमी हो। और दूसरी बात है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी लोग को ही फायदा हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है।
चाइना का सबसे बड़ा लूपहोल्स ये है इन्वेस्टमेंट का, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है तो उसका अपना ही गोतिया लोग के लिए क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम ये भी है, बात समझे, इसलिए कई सेक्शंस ऑफ पीपल नाराज है इस बात से। तो इंडिया को फायदा उठाना चाहिए। और जियो पॉलिटिक्स है, इंडिया का कौन आ रहा है, यूएस और इंडिया पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो ये उसका एक रिजल्ट है। तो हम जानते हैं पूरा हावी पड़ गया उस तरफ। यूरोप भी आप चाइना के चंगुल से निकलना चाहता है, और वेस्टर्न पावर भी देखता है, तभी तो जान रहे हो ना क्या क्या हो चल रहा है। हुवाई को आगे नहीं जाने दिया, टेक्नोलॉजी वार चला दोनों के बीच में, उसका असर यूरोप पे पड़ा है, उसका असर भारत पे पड़ा है। देखो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर होगा तुम्हारा, इस कॉरिडोर में कुछ जगह तक तुम्हारा शिप भी चलेगा और कुछ जगह तक तुम्हारा ट्रेन भी चलेगा। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुम लोग को। इस प्रोजेक्ट में कौन से कंट्री इन्वॉल्व होंगे, तो भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएस, समझे। और इसके रास्ते में लेबनान भी आएगा, तो मैं थोड़ी देर में तुम लोग को बताऊंगा ये चीज़। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेस्ट तरीका है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के लिए। और इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही एक अच्छा डायरेक्शन है, एक अच्छा रास्ता है जिसकी वजह से हम कनेक्ट कर पाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, इन्वायरमेंट को केंद्र में रखते हुए। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा काम करेंगे। हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट ने भी यही कहा कि बहुत बड़ा डील है और बहुत ज़रूरी है, आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जितने भी अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसको भी बहुत अच्छा फल मिलने वाला है इस कॉरिडोर से। समझ गए स्टूडेंट, ये है क्या कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर समझने के लिए पहले तुमको पुराना कॉरिडोर समझना पड़ेगा। आगे बढ़ो। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, याद है ना बच्चे लोग, कई बार मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। इस कॉरिडोर का उस कॉरिडोर से कोई लेना देना नहीं है, बट तुमको समझाने के लिए बोला है कि कॉरिडोर होता क्या है। ये कॉरिडोर देखो, हमारा इंडिया इसको कंटेम्पलेट किया गया था 3-4 साल पहले, ये आगे नहीं बढ़ा, ये ट्रायली तक चला है, आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जानते हो कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गया, जिसकी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाए। इसमें क्या था कि देखो, पर्शियन गल्फ से ऊपर जाने का बात था, कैस्पियन सी, बाकू वाला जो तुम्हारा है कोस्ट को छूते हुए ऊपर यूरोप में जाएगा। नहीं तो नॉर्मल रूट तो बहुत खतरनाक वाला है। देखो, बल पे मंडप से तुम्हारा रेड सी जाएगा, उसके बाद फिर मेडिटेरियन सी है, फिर जिब्राल्टर है स्पेन से नीचे, और फिर ऐसे करके जाएगा। तो बहुत लंबा दूरी हो गया ना वो, और वो लंबा दूरी हो, इसलिए दूरी को कम करने के लिए बाबू ये बता रहे, ये वाला INCTC वाला बोल रहे पहले का। देखो तो आप देखो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तुम्हारा क्या है, नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब बट ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है कि मुंबई से पर्शियन गल्फ तक जाएंगे जहाज में, जहाज मतलब नीचे वो पानी वाला जहाज में जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे ट्रेन में जाएंगे, और फिर फिर जहाज में जाएंगे, फिर तुम्हारा उस रोड से जाएंगे। जहाँ पे अलग अलग तुम्हारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। समझे क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल बोलते हैं। जहाँ पे कुछ देर आप ट्रेन में जाओगे, कुछ देर आप उसमें जाओगे, शिप में जाओगे, डेट्स कॉल्ड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम। तो बिल्कुल ये वाला भी जो व्यवस्था है, जो भी इंडिया मिडल ईस्ट और ये यूरोप वाला जो कॉरिडोर बन रहा है, वो भी मल्टी मॉडल ही है। अब उसको देखो, उस फिगर को देखो। अब इस फिगर में क्या होगा, लेट से मुंबई को टच करेगा, मुंबई का कोई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को उठा लो, ठीक है, या फिर गुजरात का कोई भी पोर्ट उठा लो, वहाँ से जाएगा तुम्हारा फर्स्ट कहाँ जाएगा, यूएई में जाएगा, दुबई वाला पोर्ट पे जाएगा, इसको बोलते हैं जेबल अली वाला पोर्ट पे जाएगा। ठीक है, दुबई यूएई आ गया, वही का दुबई, वहाँ से आगे बढ़ेगा बच्चे लोग, आगे बढ़ेगा सऊदी अरब में आएगा, सऊदी अरब में देख रहे हो सब। अब शुरू में शिप से आएगा, बढ़िया समझना अच्छे से, मुंबई से तुम्हारा यूएई तक शिप में आया, और उसका ट्रेन में होगा। ट्रेन में कहाँ तक, वो आगे जाएगा सऊदी अरब से, अब बढ़ते 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 तुम्हारा लेबनान तक जाएगा, समझे, लेबनान तक तुम्हारा ट्रेन में। ठीक है, फिर आगे जाएगा तुम्हारा इजराइल का पोर्ट होगा हाइफा तुम्हारा इजराइल का पोर्ट है, फिर वहाँ से लेके इटली तक तुम्हारा पानी में जाएगा। तो ये जो तुम्हारा ट्रेन जो है, ट्रेन कहाँ से, यूएई से लेकर तुम्हारा इजराइल तक ट्रेन है। अब फिर वहाँ से समझे, इजराइल का जो पोर्ट है वहाँ से तुम्हारा इटली जाएगा, फिर वो शिप में जाएगा, इसलिए मल्टी मॉडल है ये। यही तुम्हारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। और अलग अलग पोर्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है। हाँ, बस सबसे बड़ी बात है, क्रिटिक्स ये बोल रहे कि ठीक है तुम बोल रहे हो, मैं इकोनॉमिकली कितना वाइबल होगा बताओ, इतना सामान लेके जाएगा तुम शिप में, फिर ट्रेन में लादना पड़ेगा, फिर ट्रेन आगे जाएगा, फिर तुमको शिप में लादना पड़ेगा, उसका क्या। तो बोल रहा है कि ये प्योरली जियोपॉलिटिक्स है, ये जियोपॉलिटिकल टूल है आपका, ये मुझे नहीं लगता कि बिजनेस वाइबल होने वाला है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है, और वाजिब है वो चीज़। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। देखो यहाँ पे देखो, सी रूट और रेल रूट दिखाया गया ना साइड में, समझो, थोड़ा फिगर देके भी समझने का प्रयास करो यार, समझ गए ना। सी रूट देखो टिक टिक दिया गया ना, और रेल रूट देखो एकदम डायरेक्ट लाइन दिया गया, तो वही हम तुम लोग को बता रहे थे अभी। हाँ,
तो क्या क्या है एग्जैक्टली ये? तो बाबू ये जो हिस्सा है ये तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, ये एक्चुअली चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव था उसके लिए, उसको अपोज करने के लिए ये कुछ साल 2 साल पहले G7 लाया था, मैं ये कामयाब नहीं रहा। अब समय आ गया कामयाब बनाने का, तो इसलिए इंडिया को पकड़ा और इंडिया बेस्ट है कामयाब बनाने के लिए। तो ये जो इंडिया समझ में आ रहा है? लग रहा है कि एकदम पूरा टॉर्चर कर रहा है तुम लोग को। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये किसका हिस्सा है? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? PGII। अब PGII कौन बनाया था? G7 बनाया था। G7 के बारे में कल बताए थे ना, जो निक्सन स्टार्ट किए थे तुम्हारा, कब? हाँ 1973 में, इफ आई एम करेक्ट। हाँ समझ गए ना? अब देखो इसलिए काउंटर करने के, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काउंटर करने के लिए किया गया था। अभी देखो, अभी इसमें तुम्हारा इंडिया वाला ये कॉरिडोर को जोड़ दिया गया, समझे ना? इसका काम यही कि ट्रेड होना, जितने भी इन्वॉल्व कंट्री है एनर्जी प्रोडक्ट्स का। और इसमें देखो बच्चे लोग, इसमें यदि ये हेडलाइंस पढ़ोगे तो इसमें टेक्नोलॉजी का ही बात था। जाओ तो हेडलाइंस देखो, तो इस प्रोजेक्ट का हेडलाइंस क्या है कि IMC ए मिक्स ऑफ जियोपॉलिटिकल टूल एंड नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड, लिखा गया है ना नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड। वो आखिर नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड क्यों बोला गया है? ट्रेड तो ट्रेड ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है कि अब नया व्यापार क्या? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नया व्यापार हो सकता है। तो इसमें वो नया व्यापार वाला भी एंगल है। वो नया व्यापार वाला एंगल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी केबल, यानी कि स्टेबिलिटी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बोले कि जैसे यहाँ पे भी ग्रिड है, ग्रिड मतलब जहाँ पे पावर तुम रख सकते हो, वहाँ पे भी एकदम कंटिन्यूस ग्रिड रहेगा। फायदा होगा ना? किसी भी कंट्री को एनर्जी का दिक्कत है तो पावर ग्रिड से ले सकता है, कितना फायदा होगा। दूसरा क्या कि हाइड्रोजन पाइपलाइन, बताओ, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन वाला बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसका पाइपलाइन बनेगा, कितना फायदा होगा दुनिया को? ग्रीन एनर्जी यूज करेगा हाइड्रोजन वाला। और तीसरा क्या कि हाई स्पीड डेटा केबल, अब हाई स्पीड इंटरनेट होगा तो फायदा पूरा दुनिया को होने वाला है, क्योंकि जितना स्पीड इंटरनेट का होगा उतना ही टेक्नोलॉजी विकसित होगा। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन वाला ट्रेड भी जाने वाला है इससे, बिल्कुल। तो ये सब शामिल होगा इसमें। और ये डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर किया है? यूरोपियन कमीशन ने किया है, समझे? यूएई किया है। इसमें बोला है कि वही ग्रीन और डिजिटल ब्रिज होंगे, वही चीज जो बताए हैं तुमको। हाँ तो इसमें देखो 3 रीजन्स यूनाइटेड स्टेट्स ने, अब देखो मेन तो यूएस ही रहेगा इसका। यूएस ने कहा है कि ये बहुत, क्यों हम इस तरह का इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहते हैं, तो बोला देखो इसका बहुत फायदा होगा। इसका एक तो एनर्जी फ्लो रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, और डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि जितना डिजिटल कम्युनिकेशन उतना ही ट्रेड बेटर, और जितना ही ट्रेड बेटर उतना ही प्रॉस्पेरिटी किसी भी कंट्री के लिए, नंबर 1। और दूसरी बात है जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्री हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड हो जाएगा। बात तो सही है, क्योंकि आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, इतना कॉरिडोर बनने वाला है, तो जो कंट्री बाबू सोया हुआ वो कंट्री भी जग जाएगा और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तीसरा देखो, और जिस हिसाब से मिडल ईस्ट में जो सैंड शिफ्ट हो रहा है, जो टर्बुलेंस आ रहा है, कभी तुम्हारा ये 3 अलग अलग पावर था, इजराइल अलग था, सऊदी अरब अलग था, ईरान अलग था, और अभी एक साथ आ रहे हैं, तो क्या भरोसा कौन सा टर्बुलेंस को ये नया जन्म दे दे। तो उसको भी स्टेबिलिटी पाने के लिए इस तरह कॉरिडोर होना चाहिए एज पर द यूएस। देखो हर समय कोशिश करेगा कि हमारा भी थोड़ा सा वर्चस्व रहे उस जगह पे, तो इसलिए कहते हैं ना मिक्स ऑफ जियोपॉलिटिकल टूल, वो शब्द देने का पीछे अर्थ है। आगे देखो, हाँ तो देखो यदि तुम कहोगे कि इस कॉरिडोर को तो हम कह सकते हैं मॉडर्न डे स्पाइस रूट है, ये बहुत ही बेहतरीन है। देखो इसमें क्यों, मैं सब बता चुका हूँ। रेलवे लिंक है कि नहीं बताओ, तो वहाँ से रेलवे है, सीप है, टोटल वही चीज़ बताया गया वहाँ पे। इसमें देखो कौन सा सऊदी अरब है, यूएई है, जोर्डान भी है, लेबनान बोल दिए थे, गलती से बोल दिए होंगे, जोर्डान है वो। जोर्डान से ही पास होकर तुम्हारा जाएगा वो इसराइल पे, बीच में जोर्डान आता है, देखो ना मैप देखोगे जोर्डान बीच में होगा, और इसराइल है, फिर यूरोपियन यूनियन में तुम्हारा इटली जाएगा, फिर उस तरफ जाएगा। ये हम बात जानते हैं। रेलवे लाइंस का यूज़ किया जाए, रेलवे लाइंस होगा, और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पोर है, उसको और बेटर किया जाएगा, तभी तो कनेक्टिविटी अच्छे से होगा, समझे? ये सब चीज़ बताया गया। स्विस कैनाल देखो यहाँ पे, अभी जो क्या यूज़ किया, स्विस कैनाल यूज़ किया था नीचे से, और स्विस कैनाल जाने वाला रास्ता कितना कठिन है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए तुम्हारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ वाला कॉरिडोर आया ऊपर वाला, वो भी कंटेम्पलेट हुआ, मगर वो ट्रायल स्टेज में ही ठीक था, मगर उसका तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गया। तो ये तो बहुत दूर का चीज़ है, यहाँ पे हम बुद्धि लगाए, मगर ये भी कामयाब नहीं हुआ, तो ये वाला लगाते हैं, समझे ना? ये विकल्प ज़्यादा बेटर है, वही बोला जा रहा है। देखो तो प्रोजेक्ट देखो तुम्हारा, इससे क्या होगा कि सीमलेस कॉरिडोर होगा, एकदम कंटिन्यूस कॉरिडोर होगा तुम्हारा, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप का बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा। इसमें कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, फ्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, सब बताए ना स्टूडेंट, ये सब इसके अंदर रहेंगे। तो पीजीजी का यही इंटेंशन है कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करे,
और मिडिल इनकम कंट्रीज वाले भी इसका प्रॉस्पेरिटी उठाए, फ़ायदा उठाए। तो थोड़ा समझो, जो मैंने बताया सेम वही लिखा है, रिपीट किया गया है। तो बोला कि क्या क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट था तुम्हारा जो व्हाइट हाउस ने प्रेजेंट किया था इस कॉरिडोर को लेके, तो सेम वही बोला गया कि एशिया, अरब गल्फ और यूरोप को कनेक्ट करना है, ठीक है। मल्टी मॉडल सिस्टम होगा इसमें, है ना, शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क बनेगा, है ना, वही सब चीज़ें सेम। इसमें कौन सा कंट्री इन्वॉल्व होगा, तो यूएई, सऊदी अरब, जोर्डान, इजराइल और यूरोप वाले कंट्री इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। रेलवे पार्टिसिपेट होगा तुम्हारा, देखो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा केबल बिछाया जाएगा, डिजिटल कनेक्टिविटी किया जाएगा, साथ साथ तुम्हारा क्लीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का भी पाइपलाइन बनेगा। हाँ, इससे बहुत फायदा होगा, इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा अपना वर्जन तुमको मुबारक है, मैं ये तो पूरा जियो पॉलिटिकल टूल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी कितना होगा, क्योंकि जानते हो शिप जाएगा, फिर ट्रेन में बैठेगा तो सामान कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कितना बैरियर होगा, उसको बैरियर लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका, फिर सामान अनकम्पिटिटिव हो सकता है, समझे? ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं ऐसा। आगे देखो, क्रिप्टो करेंसी सेम रहेगा इसका सिलेबस। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था, बताओ 10 सितंबर को, कितना कुछ इंडियन एक्सप्रेस में आया है, देख रहे हो ना, पूरा बहुत अच्छा एडिटोरियल्स आया है कुछ दिन पहले। हाँ, 4 दिन पहले की बात है। देखो, ये तो मानते हो ना, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आरबीआई कंट्रोल नहीं है। बस चलो, आज जो यूपीआई पे करते हो तो आरबीआई को पता रहता है, वो आरबीआई के ही अंडर हम काम कर रहे हैं, आरबीआई के अंदर हम पेटीएम कर रहे होते हैं, सब पता रहता है। मगर क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है। अब देखो, यदि मैं ऐसा बोल दूं तुमको, जैसे मान लो कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, लेट्स से आई एम अ टीचर, आई एम अर्निंग लॉट ऑफ मनी, लेट्स से, तो अब जो तुम पैसा दोगे हमको, तो वो तो बैंक में जाएगा तो पता चल जाएगा सरकार को, और सरकार टैक्स लगा देगी हम पे, तो सरकार कंट्रोल करके रख दी ना हमको, और हम टैक्स चोरी नहीं किए। अब मैं ये बोल दूं तुम लोग को कि बच्चे लोग एक काम करना, तुम रुपया नहीं दोगे हमको, तुम हमको बिटकॉइन दो, सरकार को पता ही नहीं चलेगा। धांधलीबाजी हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो? अब तुम बिटकॉइन दिए जा रहे हो, बिटकॉइन मतलब पैसा ही है, मैं उसका आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा तो कितना करप्शन हो सकता है। हाँ, ये चीज़ तो तुम्हारा आतंकवादी के पास भी जा सकता है। तो व्हाट अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर? इसलिए ज़रूरी है। और इसके लिए बाबू ये ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे सब कंट्री को एक साथ आना होगा, केवल इंडिया का ही बात नहीं है, ये सभी जितने भी दुनिया में कंट्री है सबके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं जानते हैं कि इस बीच में बहुत सारा ऐसा कंट्री होगा बोलेगा कि आओ हम तुमको शरण दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। अब बहुत सारे कंट्री में जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी अलाउ भी कर दिया गया बिटकॉइन को, जैसे एल सल्वाडोर हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। तो देखो यहाँ पे तो क्रिप्टो करेंसी के वजह से बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, चोरी हो रहा है पैसा का, बताया ना, करप्शन हो रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, बोले ड्रग भेज दो हम बिटकॉइन भेज दे रहे हैं, तो हुआ कि नहीं हुआ? और पहले क्या था कि पैसा भेज रहे हो तो ट्रैक हो जाएगा तुम्हारा, पकड़ लिया जाता था। और देखो ये सब टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रहा है, बिटकॉइन जा रहा है, बिटकॉइन से वो हथियार खरीद रहा है, अक्यूस में जा रहा है, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है क्रिप्टो करेंसी, इसलिए रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। देखो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी तो बताओ मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फॉलो करेगा, आरबीआई का जो रूल्स और रेगुलेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे आरबीआई रिपो रेट बढ़ाएगी या रिवर्स रिपो रेट घटाएगी या बढ़ाएगी तो उसका असर पड़ता है ना लिक्विडिटी पे। सुनो बच्चे लोग, मगर इसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बढ़ेगा घटेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, आरबीआई को नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत करप्शन होगा, समझे? इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल, अभी बैंक में क्या फॉलो किया है, बेसल नॉर्म्स फॉलो किया आता है ना, बेसल नंबर 1, बेसल नंबर 2, बेसल नंबर 3, 1 2 3 फॉलो किया आता है। बीच में MCLR भी आया था। सिंपल समझो कि ये स्विट्जरलैंड का बेसल नॉर्म्स मतलब स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड में जो बैंक है उसने एक दिया है, रूल्स दिया है, उसी को बोलते हैं बेसल नॉर्म्स, और उसी के नॉर्म से पूरा दुनिया चलता है। हमारा आरबीआई भी, हमारा बैंक भी बेसल नॉर्म से ही चलती है। तो जब दुनिया बैंक कैसे चलती है उसके ऊपर स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है, तो दुनिया ये भी फिक्स कर सकती है क्रिप्टो करेंसी कैसे रेगुलेट किया जाए। बात समझे? इसलिए बोला गया वहाँ पे एक तो रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का प्रॉब्लम है। अब इंडिया बहुत सख्त है, अब बहुत सारा कंट्री बहुत लूज है, तो उस कंट्री में पनक जाएगा ना। और इंडिया मान लो यहाँ टाइट भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम तो ट्रैक ही नहीं कर सकता है, पर तुम्हारे कंट्री से निकल कर दूसरे कंट्री में चला गया। जैसे टैक्स हेवन वाला कंट्री है ना, उसी तरह तुम्हारा बहुत सारा ऐसा कंट्री होगा जहाँ पर शरण दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को। तो ये रेगुलेटरी आर्बिट्रेज जो है कि कहीं कंट्री पे बहुत ज़्यादा सख्ती नियम है, बहुत कंट्री जगह पे बहुत सिंपल नियम है, इसके वजह से बर्बादी होगा। नियम एक ही होना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वही बात कहा गया है, अन्यथा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत हो सकता है। तो रेगुलेटरी आर्बिट्रेज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेगुलेशन होना चाहिए। आगे देखो, तो व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ ये क्रिप्टो करेंसी को लेके?
तो देखो यहाँ पे एक पेपर तैयार के फाइनेंस मिनिस्टर और जो भी सेंट्रल बैंक गवर्नर थे G20 कंट्री सब बैठे हैं, ठीक है। और मतलब इस बार बात हुआ और ये लोग मीटिंग करेंगे अक्टूबर 2023 में। इस बार बात हुआ और इसका फल तुमको 2023 में देखने को मिलेगा, अक्टूबर 2023 में। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, तो 1 महीना बाद हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का जो पेपर था बिल्कुल उसी को रखा जाएगा। उसी में बताया गया कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसी का जो एसेट्स है उसको हम डील कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। और तुम इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि G20 में 85% इकोनॉमी इन्वॉल्व है वर्ल्ड का, है ना। तो G20 कुछ भी चाहेगा तो वो पॉसिबल हो सकता है। G20 चाहेगा तो पूरा दुनिया के लिए नियम बना सकता है, इस बात को समझ लेना होगा। G7 चाहेगा तो नहीं हो सकता है बच्चे लोग, मैं G20 चाहेगा तो पूरा दुनिया का एस्पिरेशन पूरा कर सकता है, क्योंकि चाइना भी तो उसके अंदर है, इंडिया भी है, जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमी से सब उसके अंदर है। तो बिल्कुल G20 जो लीडर्स हुए इस बार उसने इंडोर्स किया कि ठीक है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड वाला जो पेपर है IMF वाला वो ठीक है, उसको स्वीकार करते हैं और उस पर हम काम करेंगे, ठीक है, ये बोला गया है। तो अभी ठीक है 1 महीना बाद आएगा, देखेंगे उसमें। हाँ, उसमें वही बोला गया कि यस बहुत मुश्किल है, एक जुरिस्डिक्शन में बंद कर दोगे, इंडिया में बंद कर दोगे, दूसरे कंट्री में है तो कोई फायदा नहीं होगा इंडिया को बंद करके। जैसे इंडिया बोला कि क्रिप्टो करेंसी हमारे भारत में नहीं चलेगा, लेट्स से, तो क्या फ़ायदा हुआ, दूसरे कंट्री में चल रहा है, तुम्हारा ब्लैक मार्केटिंग होते रहेगा, सभी कंट्री को आना पड़ेगा, वही बोला गया है, समझे ना। तो इसलिए हमें FATF मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है ना स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने बहुत अच्छा काम किया है ना स्टूडेंट। FATF याद है तुम लोग को, जो अलग अलग कैटेगरी लगाता था, जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था ना, है ना। और देखो अभी ईरान हो गया, याद है, ईरान हो गया, और रसा को भी डाल दिया, म्यांमार को, हाँ नॉर्थ कोरिया को, सब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ना। हाँ ये सैंक्शन नहीं है बट एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। तो FATF टाइप का ही तुम्हारा स्टैंडर्ड यहाँ पे होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी और इसके प्रोवाइडर के लिए। तो यहाँ पे देखो ये खत्म हो गया, वो विषय खत्म हो गया, आई हैव कंप्लीटेड द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। अब विषय थोड़ा दूसरा है, इसमें थोड़ा डेविएट कर रहे हैं कि जो G20 में और भी बहुत सारे मुद्दे को रखा गया। कौन सा मुद्दा रखा गया जो कल से मिलता जुलता है, वो खत्म हो गया बाबू, वो खत्म हो गया। ये थोड़ा दूसरे पॉइंट्स है कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट G20 से निकल के आया है। तो देखो जॉब को निकल के आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे सबका है ना, कैसे सबको जोड़े, कैसे सबको बैंक में जोड़े, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेट्स, मतलब श्री अन्ना, और तुम्हारा और भी बहुत सारा चीज़। देखो G20 में ये बोला गया कि जो भी यूनाइटेड नेशंस का जो भी तुम्हारा बात है जस्ट ट्रांजिशन को लेके, जस्ट ट्रांजिशन बात हुआ ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जब रिन्यूएबल की तरफ जाओगे तो बीच में जो कर्मचारी है उसका क्या होगा। जैसे एग्जांपल समझो, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, अभी थर्मल पावर प्लांट है और हम कह रहे हैं कि अभी ये थर्मल पावर प्लांट को हम खत्म करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारा गैस निकलता है जो ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ठीक है तुम चेंज कर दिया, तुम क्या किया, तुम रिन्यूएबल एनर्जी लगा दिया, मैं ये कर्मचारी का क्या होगा, ये तो मर जाएगा, ये फिर इसका बाल बच्चा का क्या होगा। तो जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए ना, कि ट्रांजिशन हो, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल हो, मगर जो कर्मचारी लोग हैं उसका भी ट्रांजिशन अच्छा होना चाहिए। उस या तो उसमें ट्रेनिंग भर दो ताकि इधर वाला जॉब आए तो वो भी बेहतर कर पाए, या फिर सोशल सिक्योरिटी दो उसको, नहीं तो बेघर हो जाएगा बहुत सारा आदमी। और ट्रांजिशन होना चाहिए तो जस्टिसेबल ट्रांजिशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन। इस पे बात हुई, इस मुद्दा पर रखा गया बात, समझा, इस पे रखा गया। हाँ, एट द सेम टाइम देखो स्टूडेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात किया गया कि हाँ डिजिटल पब्लिक UPI टाइप का, ठीक है, बैंक से जोड़ना होता है, बैंक से जोड़ेंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगा। बात समझे। FATF वाला बिल्कुल कहा गया कि देखो अब FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो तभी ना अच्छे से काम करेगा जब उसको आप इन्फॉर्मेशन दोगे। जैसे मान लो कि कोई भी लंदन का मुजरिम है, यूरोप में कुछ गलत काम किया है, इंडिया में आया है, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ इंडिया कि वो इन्फॉर्मेशन यूरोप को दे। जैसे इंडिया का मुजरिम है यूरोप में चला गया तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ यूरोप कि वो इन्फॉर्मेशन दे। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए, उसी लिए तुम्हारा ग्लोब नेटवर्क है। बात समझे, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए, वही बात कहा गया वहाँ पे। हाँ, अब देखो 2030 का बीच में आने वाले हैं ना हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक पूरा करना है, 2030 तक। मैं पूरा अभी कौन चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, पूरा देखोगे तो बच्चे लोग बहुत बुरा स्थिति है, अभी तक 12% ही हम कर पाए हैं। 100% में 12% ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम हुआ है। इसका मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग, हमें 100% करना है, उसमें केवल 12% किए हैं। 5 साल बीतने वाला है, कब होगा कंप्लीट, इस पे भी काम करना। बात समझे, इस पे भी काम करना। तो वही चीज़ वहाँ बताया गया है। हाँ, उसमें बताया गया 2030 का जो एजेंडा है वो कैसे पूरा करें। फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस चाहिए ना, डेवलपिंग कंट्री को बहुत पैसा चाहिए होता है।
जस्ट ट्रांजिशन करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है। तो कहाँ से पैसा आएगा? मोदी जी बोले ना कि जी जितने भी ग्लोबल साउथ उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को भी बहुत सारा पैसा चाहिए। कौन देगा? डेवलप कंट्री देगा। तो वही मुद्दा हुआ है। एट द सेम टाइम पूरा वर्ल्ड में दिक्कत है न्यूट्रिशन को लेके, है ना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। अब जैसे यूक्रेन का हमला हुआ, यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ ना, पूरा दुनिया में त्राहिमाम हुआ है न्यूट्रिशन को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर। उसका कैसे होगा फिर? तो उस चीज़ को लेकर तुम्हारा एक सबमिट हुआ था, तो यहाँ पे वही बोला क्लाइमेट रेजिलिएंट तुम्हारा फूड ग्रेन सब होना चाहिए, यानी कि जो क्लाइमेट को झेल सके। तो क्लाइमेट को झेलने के लिए मिलेट से बेस्ट क्या हो सकता है? जैसे मान लो बाढ़ आता है तो राइस खत्म हो जाता है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है तो राइस खत्म हो जाता है। ऐसा क्रॉप्स को हमें प्रमोट करना चाहिए कि बाढ़ आए धूप आए कोई दिक्कत नहीं, वो राइस उगते रहेगा। तो वो मिलेट्स है, वो सरगम है ना। तो इस तरह का देना चाहिए। और इससे क्या हो कि मिलेट्स यदि आगे बढ़ेगा तो भारत का साग भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत बेस्ट है मिलेट्स में। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, इसमें यह भी है कि ओपन फेयर और प्रिडिक्ट रूल्स जो होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ओपन होना चाहिए। अब मान लो कि अचानक हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिए, इंडिया लगाया कि नहीं लगाया बताओ? तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ ना वर्ल्ड में। जैसे सेम रसिया जब अटैक किया तो पूरा बास्केट खत्म हो गया ना वर्ल्ड का, जो बढ़िया से लोग वर्ल्ड खा रहा था फूड, दिक्कत हुआ ना वहाँ पे अटैक की वजह से। इंडिया कितना बढ़िया चावल तो बेच रहा था, इंडिया कितना बढ़िया तो व्हीट बेच रहा था, अचानक रोक दिया, इसका वर्ल्ड को फर्क पड़ा ना। इसलिए अचानक नहीं रोकते, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। इस पर भी चर्चा हुआ है और WTO के नियम से होना चाहिए। ये एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी आपको स्ट्रेंथन करना होगा, उसको भी मजबूत करना होगा, ताकि कोई प्राइस वोलाटिलिटी ना हो। देखो यहाँ पता चला कि एक दिन में बस 20 रुपया है, अचानक तुम्हारा 200 रुपया हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर गरीब लोग मरेगा फिर। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए समझ होना चाहिए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर का मैकेनिज्म, एग्रीकल्चर में क्या बीत रहा है, क्रॉप्स का क्या रेट है, वो सब पता होना चाहिए, पहले से हम प्रिडिक्ट कर सकें। हाँ देखो WHO को भी सपोर्ट किया जाएगा। देखो इसमें अच्छा ये बताए थे ना कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और वन हेल्थ अप्रोच। अब बताओ कोविड-19 में यही ना प्रॉब्लम हुआ, वन हेल्थ अप्रोच पे ध्यान ही नहीं था। आदमी का हेल्थ क्या होता है? पूरा नेचर का हेल्थ देखना पड़ेगा। अब नेचर का हेल्थ नहीं देखे तभी तो कोविड-19 आया। तो फॉरेस्ट को रहने दो, फॉरेस्ट में जानवर को फॉरेस्ट में रहने दो, ये सब पे ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए WHO को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे काम करना पड़ेगा, वन हेल्थ अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, और पैंडेमिक के लिए पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। समझे ना? इन्फेक्शियस डिजीज जैसे देखो बहुत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, HIV एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस या वाटर से रिलेटेड जो भी बीमारी है या फिर और भी कम्युनिकेबल डिजीज है, उस पर भी तुम्हारा बैठक होगा, उस पर भी देखा जाए कितना प्रोग्रेस हुआ है। पोलियो इराडिकेशन, आप जानते हो पोलियो लगभग इराडिकेट हो गया, बस 2 ही कंट्री बचा हुआ, 2 ही कंट्री है जहाँ में पोलियो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो क्या प्रोग्रेस हुआ, वो सभी चीज़ पे काम करना है। तो ये सब तुम्हारा अतिरिक्त मिसलेनियस चीज़ है तुम्हारा G20 का। दैट्स इट।